जिब्रील नींद से फोन की आवाज पर हड़बड़ाकर उठा था। उसे पहला ख्याल हॉस्पिटल का आया था, लेकिन उसके पास आने वाली वो कॉल हॉस्पिटल से नहीं आई थी। इस पर निसा का नाम चमक रहा था। वो गैर मुतवक्के थी। एक हफ्ते पहले असफंद की तदफीन के दौरान उसकी मुलाकात निसा से एक लंबे अरसे के बाद हुई थी, और इसके बाद इस तरह रात के इस वक्त आने वाली कॉल रिसीव करते हुए दूसरी तरफ से उसने जिब्रील से माजरत की थी कि वो रात के इस वक्त उसे डिस्टर्ब कर रही थी, और फिर बेहद इज़्तिराब के आलम में उसने जिब्रील से कहा था, तुम आयशा के लिए कुछ कर सकते हो? जिब्रील कुछ हैरान हुआ। आयशा के लिए? क्या? वो पुलिस कस्टडी में है। व्हाट? वो हक्का बक्का रह गया। क्यों? कत्ल के केस में, वो दूसरी तरफ से कह रही थी। जिब्रील सकता में रह गया। किसका कत्ल? वो अब रोने लगी थी। असफंद का। जिब्रील का दिमाग घूम कर रह गया। लॉकअप में बैठकर इस रात आयशा आबदीन ने अपनी गुजरी जिंदगी को याद करने की कोशिश की थी, मगर उसकी जिंदगी में इतना बहुत कुछ हो चुका था कि वो इस कोशिश में नाकाम हो रही थी। यूं जैसे वो 28 साल की जिंदगी नहीं थी, आइंदा 100 साल की जिंदगी थी। कोई भी वाकया इस तरतीब से याद नहीं आ रहा था जिस तरतीब से वो उसकी जिंदगी में हुआ था, और वो याद करना चाहती थी। लॉकअप के बिस्तर पर चित लेटे, छत को घूरते उसने ये सोचने की कोशिश की थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बदतरीन वाकया कौन सा था, सबसे तकलीफ दे तजुर्बा और दौर। बाप के बगैर जिंदगी गुजारना, एहसन साद से शादी, उसके साथ उसके घर में गुजारा हुआ वक्त, एक माजूर बेटे की पैदाइश, एहसन साद से तलाक, असफंद की मौत, या फिर अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में दिन दिहाड़े अस्पताल से पुलिस के हाथों गिरफ्तार होना। और इन सब वाकयात के बीचों बीच कई और ऐसे तकलीफ दे वाकयात जो उसके जहन की दीवार पर अपनी झलक दिखाते हुए जैसे इस फहरिस्त में शामिल होने के लिए बेकरार थे। वो तय नहीं कर सकी। हर तजुर्बा, हर हादसा अपनी जगह तकलीफ दे था, अपनी तर्ज का हौलनाक। वो उनके बारे में सोचते हुए जैसे जिंदगी के वो दिन जीने लगी थी, और अगले वाकया के बारे में सोचना शुरू करते हुए उसे ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया था कि पिछला वाकया ज्यादा तकलीफ दे था, या फिर वो जो उसे अब याद आया था। कभी कभी आयशा आबदीन को लगता था वो ढीठ है। तकलीफ और जिल्लत सह सह कर वो अब शर्मिंदा होना और दर्द से मुतासिर होना छोड़ चुकी थी। जिंदगी वो इतनी जिल्लत और तकलीफ से सह चुकी थी कि शर्म और शर्मिंदगी के लफ्ज जैसे उसकी जिंदगी से खारिज हो गए थे। वो इतनी ढीठ हो चुकी थी कि मरना भी भूल गई थी। उसे किसी तकलीफ से कुछ नहीं होता था। दिल था तो वो इतने टुकड़े हो चुका था कि अब और टूटना उसके बस में नहीं रहा था। जहन था तो उस पर जाले ही जाले थे। इज्जत नफ्स, जिल्लत, इज्जत जैसे लफ्जों को छुपा देने वाले जाले। ये सोचना उसने कब का छोड़ दिया था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। इस सवाल का जवाब वैसे भी उसे एहसन साद ने रटवा दिया था। लिखो इस कागज पर कि तुम गुनाहगार हो, अल्लाह से माफी मांगो, फिर मुझसे माफी मांगो, फिर मेरे घर वालों से माफी मांगो, बेहया औरत। पता नहीं ये आवाज उसके कानों में गूंजना बंद क्यों नहीं हुई थी। दिन में, रात में सैकड़ों बार इन जुमलों की बाज गश्त उसे उसके इस सवाल का जवाब देती रहती थी
कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ था। वो एक गुनाहगार औरत थी। ये जुमला उसने इतनी बार अपने हाथ से कागज पर लिखकर एहसन साद को दिया था कि अब उसे यकीन हो गया था कि वो जुमला हकीकत था। उसका गुनाह क्या था ये उसे याद नहीं आता था, मगर उसे फिर भी यकीन था कि जो भी गुनाह उसने कभी जिंदगी में किया होगा बहुत बड़ा ही किया होगा, इतना बड़ा कि अल्लाह ताला उसे यूं बार बार सजा दे रहा था। सजा का लफ्ज भी उसने एहसन साद और उसके घर में ही सुना और सीखा था, जहां गुनाह और सजा के लफ्ज किसी विर्द की तरह दोहराए जाते थे। वरना आयशा आबिदीन ने तो एहसन साद की जिंदगी में शामिल होने से पहले अल्लाह को खुद पर सिर्फ मेहरबान देखा था। बेहया औरत, वो गाली उसके लिए थी, किसी मुजस्मे की तरह खड़ी की खड़ी, यूं जैसे उसने कोई सांप या अजदहा देख लिया हो। वो नाजो नम में पली थी। गाली तो एक तरफ, उसने कभी अपने नाना नानी या माँ बाप से अपने लिए कोई सख्त लफ्ज भी नहीं सुना था। ऐसा लफ्ज जिसमें आयशा के लिए तौहीन या तस्हीक होती, और अब उसने अपने शौहर से अपने लिए जो लफ्ज सुना था उसमें तो इल्जाम और तोहमत थी। वो बेहया थी। आयशा आबिदीन ने अपने आप को बहलाया था 100 तावीलें देकर कि ये गाली उसके लिए कैसे हो सकती है, या शायद उसने गलत सुना था, या फिर इन अल्फाज का मतलब वो नहीं था जो वो समझ रही थी। वो इस कैफियत पर एक किताब लिख सकती थी। इन तौजीहात, इन वजाहतों पर जो पहली गाली सुनने के बाद अगले कई दिन आयशा आबिदीन ने अपने आप को दी थी। अपनी इज्जत नफ्स को दोबारा बहाल करने के लिए एंटीबायोटिक्स के एक कोर्स की तरह, लेकिन ये सब सिर्फ पहली गाली की दफा हुआ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आयशा आबिदीन ने सारी तौजीहात और वजाहतों को दफन कर दिया था। वो अब गालियां खाती थी और बेहद खामोशी से खाती थी, और बहुत बुरी बुरी, और उसे यकीन था वो इन गालियों की मुस्तहिक थी, क्योंकि एहसन साद उससे ये कहता था। फिर वो मार खाना भी इसी सहूलत से सीख गई थी। अपनी इज्जत नफ्स को एक और दिलासा देते हुए 5 अफराद का वो घराना उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो इसी काबिल थी। वो मोमिनीन के एक ऐसे गिरोह में फंस गई थी जो जुबान के पत्थरों से उसे भी मोमिन बनाना चाहते थे, क्योंकि वो गुनाहगार थी। एहसन साद उसकी जिंदगी में कैसे आया था और क्यों आ गया था? एक वक्त था जब उसे लगता था कि वो उसकी खुशकिस्मती बनकर उसकी जिंदगी में आया है, और फिर एक वो वक्त आया जब उसे वो एक डरावना ख्वाब लगने लगा था, जिसके खत्म होने का इंतजार वो शदो मद से करती थी। और अब उसे लगता था कि वो अजाब है जो अल्लाह ताला ने उसे उसके करदा ना करदा गुनाहों पर इस दुनिया में ही दे दिया है। वो हाउस जॉब कर रही थी जब एहसन साद का प्रपोजल उसके लिए आया था। आयशा के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। उसके लिए दर्जनों प्रपोजल्स पहले भी आ चुके थे और उसके नाना नानी के हाथों रद्द भी हो चुके थे। उसका ख्याल था कि ये प्रपोजल भी किसी गौर के बगैर रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके नाना नानी उसकी तालीम मुकम्मल हुए बगैर उसे किसी किस्म के रिश्ते में बांधने पर तैयार नहीं थे। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ था। एहसन साद के वालिदैन की मीठी जुबान
आयशा आबिदीन की फैमिली पर असर कर गई थी और उस पर भी। हमें सिर्फ एक नेक और अच्छी बच्ची चाहिए अपने बेटे के लिए, बाकी सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। और आपकी बेटी की इतनी तारीफें सुनी है हम लोगों ने कि बस हम आपके यहाँ झोली फैलाकर आए बगैर रह ना सके। एहसन के बाप ने उसके नाना से कहा था और आयशा आबिदीन को तब पता चला था कि उसकी एक नंद उसके साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। उन दोनों का आपस में बहुत रस्मी सा तारुफ था, मगर उसे हैरत हुई थी कि इस रस्मी तारुफ पर भी उसकी इतनी तारीफें वो लड़की अपनी फैमिली में कर सकती थी, जो कॉलेज में बिल्कुल खामोश और लिए दिए रहती थी। आयशा आबिदीन के लिए किसी की जुबान से अपनी तारीफें सुनना कोई अचंभे की बात नहीं थी। वो कॉलेज की सबसे नुमाया स्टूडेंट्स में से एक थी और वो हर शोबे में नुमाया थी, एकेडमिक काबिलियत में, निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में, और फिर अपनी पर्सनालिटी की वजह से भी। वो अपने बैच की ना सिर्फ हसीन बल्कि बेहद स्टाइलिश लड़कियों में गिनी जाती थी, बेहद बाअमल मुसलमान होते हुए भी और मुकम्मल तौर पर हिजाब लिए हुए भी। हिजाब आयशा आबिदीन पर सजदा भी था। ये उसकी कशिश को बढ़ाने वाली चीज थी। उसके बारे में लड़के और लड़कियों की ये मुतफ़िक़ा राय थी। और अब उस लड़की के लिए एहसन साद का प्रपोजल आया था, जिसकी फैमिली को उसके नाना नानी ने पहली मुलाकात में ही ओके कर दिया था। पता नहीं कौन सादा था, उसके नाना नानी जिन्हें एहसन के माँ बाप बहुत शरीफ और सादा लगे थे, या फिर वो खुद के माँ बाप की दीनदारी का पास किया था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शादी से पहले एहसन साद और आयशा की एक मुलाकात करवाना ज़रूरी समझा था। एहसन साद उस वक्त अमेरिका में रेजिडेंसी कर रहा था और छुट्टियों में पाकिस्तान आया हुआ था। एहसन साद से पहली मुलाकात में आयशा को एक लंबे अरसे के बाद जिब्रील याद आया था और उसे वो जिब्रील की तरह क्यों लगा था। आयशा को इस सवाल का जवाब नहीं मिला। वो मुनासिब शक्ल सूरत का था, तालीमी काबिलियत में बेहद अच्छा और बातचीत में बेहद मोहतात। उसका पसंदीदा मौजू सिर्फ एक था, मजहब, जिस पर वो घंटों बात कर सकता था। और उसके और आयशा आबिदीन के दरमियान राब्ते की कड़ी यही था। पहली ही मुलाकात में वो दोनों मजहब पर बात करने लगे थे और आयशा आबिदीन उससे मरूब हुई थी। वो हाफिज़े कुरान था और वो उसे बता रहा था कि जिंदगी में कभी किसी लड़की के साथ उसकी दोस्ती नहीं रही। वो आम लड़कों की तरह किसी उल्टी सीधी हरकतों में नहीं पड़ा। वो मजहब के बारे में जामे मालूमात रखता था और वो मालूमात आयशा की मालूमात से बहुत ज़्यादा थीं। लेकिन वो एक सादा ज़िंदगी गुजारना चाहता था और आयशा भी यही चाहती थी। एक अमली मुसलमान घराने के ख्वाब देखते हुए वो एहसन साद से मुतासिर हुई थी और उसका ख्याल था वो अपनी उम्र के दूसरे लड़कों से बेहद मैच्योर और मुख्तलिफ है। वो अगर कभी शादी करने का सोचती थी तो ऐसे ही आदमी से शादी करने का सोचती थी। एहसन साद पहली मुलाकात में उसे मुतासिर करने में कामयाब रहा था। उसकी फैमिली उसके घर वालों से बहुत ही मुतासिर थी। शादी बहुत जल्दी हुई थी और बेहद सादगी से। ये एहसन साद के वालिदैन का मुतालबा था। आयशा और उसके नाना नानी इस पर बेहद खुश थे। आयशा ऐसी ही शादी चाहती थी और ये उसे अपनी खुशकिस्मती लगी थी कि उसे ऐसी सोच रखने वाला ससुराल मिल गया था। एहसन साद की फैमिली की तरफ से जहेज के हवाले से कोई मुतालबा नहीं आया था, बल्कि उन्होंने सख्ती से आयशा के नाना नानी को इन रिवायती तकल्लुफात से मना किया था। मगर ये आयशा की फैमिली के लिए इसलिए मुमकिन नहीं था क्योंकि आयशा के लिए
उसके नाना नानी बहुत कुछ खरीदते रहते थे और जिस क्लास से वो ताल्लुक रखते थे वहां जहेज से ज्यादा मालियत के तहाइफ दुल्हन के खानदान की तरफ से मौसूल हो जाते थे। और आयशा की शादी की तकरीब में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सादगी से की जाने वाली तकरीब भी शहर के एक बेहतरीन होटल में मुनक्किद की गई थी। एहसन साद और उसके खानदान को आयशा और उसकी फैमिली की तरफ से दिए जाने वाले तहाइफ की मालियत बेशक लाखों में थी, मगर इसके बरअक्स एहसन साद की फैमिली की जानिब से शादी पर दिए जाने वाले आयशा के मलबूसात और जेवरात एहसन साद के खानदानी रख रखाव और माली हैसियत से मुताबिकत नहीं रखते थे। वो बस मुनासिब थे। आयशा की फैमिली का दिल बुरा हुआ था, लेकिन आयशा ने उन्हें समझाया था। उसका ख्याल था कि वो सादगी से शादी करना चाहते थे। अगर उन्होंने जेवरात और शादी के मलबूसात पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं किया तो भी ये नाखुश होने वाली बात नहीं थी। कम से कम उसका दिल इन छोटी मोटी बातों की वजह से खट्टा नहीं हुआ था। उसका दिल शादी की रात उस वक्त भी खट्टा नहीं हुआ था जब कमरे में आने के बाद उसके करीब बैठकर पहला जुमला एहसन साद ने अपनी नई नवेली दुल्हन और उसके हुस्न के बारे में नहीं कहा था, बल्कि उसकी मां के हवाले से किया था। तुम्हारी मां को शर्म नहीं आती? इस उम्र में फाहिशाओं की तरह स्लीवलेस लिबास पहनकर मर्दों के साथ ठट्ठे लगाती फिर रही थी, और इसी तरह तुम्हारी बहनें और तुम्हारे खानदान की सारी औरतें पता नहीं आज क्या क्या पहनकर शादी में शिरकत करने पहुंची हुई थीं। आयशा का अंदर का सांस अंदर और बाहर का बाहर रह गया था। जो उसने अपने कानों से सुना था उसे इस पर यकीन नहीं आया था। एहसन का ये लबो लहजा इतना नया और अजनबी था कि उसे यकीन आ भी नहीं सकता था। उनके दरमियान निस्बत तय होने के बाद वक्तन फवक्तन बातचीत होती रही थी, और वो हमेशा बड़े खुशगवार अंदाज और धीमे लबो लहजे में बड़ी शाइस्तगी और तमीज के साथ बात करता था। इतना उखड़ा लहजा उसने पहली बार सुना था, और जो लफ्ज वो उसकी मां और खानदान की औरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा था वो आयशा आबिदीन के लिए नाकाबिले यकीन थे। तुम्हारी मां को क्या आखिरत का खौफ नहीं है? मुसलमान घराने की औरत ऐसी होती है, और फिर बेवा है वो। आयशा आंखें फाड़े उसका चेहरा देख रही थी। वो उसे ये सब क्यों सुना रहा था उसकी समझ में नहीं आ रहा था। ये एक दिन की दुल्हन थी, और ये वो अल्फाज नहीं थे जो वो सुनने के लिए अपनी जिंदगी के एक अहम दिन के इंतजार में थी। वो आधे घंटे तक ऐसी औरतों को लानत मलामत करता रहा था, और उसे ये भी बताता रहा था कि उसकी फैमिली को ये अंदाजा नहीं था कि उसकी माँ और बहनें इतनी आज़ाद ख्याल होंगी और अमेरिका में उनका ये लाइफ स्टाइल होगा। उन्होंने तो उसके नाना नानी और खुद उसे देखकर ये रिश्ता तय किया था। वो एहसन साद से ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकी कि वो उसे रिश्ते के तय होने से पहले अमेरिका में 2-3 बार उसकी माँ बहनों से मिल चुका था, और निस्बत तय होते हुए भी उसकी फैमिली उसकी माँ और बहनों से मिल चुकी थी। वो आज़ाद ख्याल थीं तो ये उनसे छुपा हुआ नहीं था, जिसका इंकशाफ उस रात होने पर वो यूं सदमा ज़दा हो गए थे। एहसन साद के पास मजहब ऐसी तलवार थी जिसके सामने आयशा आबिदीन बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसने दिल ही दिल में ये मान लिया था कि गलती उसकी माँ और बहनों ही की थी। वो इस्लामी लिहाज से मुनासिब लिबास में नहीं थी। एहसन और उसकी फैमिली अगर खफा थी तो शायद ये जायज ही था। उस रात एहसन साद ने इस इब्तदाइये के बाद एक लंबी तकरीर में उसे बीवी और एक औरत की हैसियत से उसका दर्जा और मुकाम बता और समझा दिया था। जो सानवी था वो सर हिलाती रही थी। वो सारी आयात और अहादीस के हवाले आज की रात के लिए ही जैसे इकट्ठा करता रहा था। वो बेहद खामोशी से
सब कुछ सुनती गई। वो वक्ती गुस्सा नहीं था, वो इरादा था। वो उसे नफ्सियाती तौर पर हिला देना चाहता था और वो इसमें कामयाब रहा था। उस पुरएतमाद लड़की की हैसियत पर यह पहली ज़र्ब थी जो उसने लगाई थी। उसने उसे बताया था कि उस घर और उसकी जिंदगी में वो उसके माँ बाप और बहनों के बाद आती है, और हाँ, इस फहरिस्त में उसने अल्लाह को भी पहले नंबर पर रखा था। आयशा आबिदीन को उसने जैसे इस दायरे से बाहर खड़ा कर दिया था जिसके अंदर उसकी अपनी जिंदगी घूमती थी। 21 साल की एक नौउम्र लड़की जिस तरह हिरासा हो सकती थी, वो वैसे ही हिरासा और हवास पाकता थी। एहसन साद ने उससे कहा था उसके और आयशा के दरमियान जो बातचीत होगी, आयशा उसे कभी किसी से शेयर नहीं करेगी। आयशा ने इसकी भी हामी भर ली थी। उसका ख्याल था ये एक आम वादा है जो हर मर्द बीवी से लेता है, मगर वो एक आम वादा नहीं था। एहसन साद ने इसके बाद उससे कुरान पाक पर राजदारी का हलफ भी लिया था, ये कहते हुए कि वो उसकी बीवी थी और शौहर के तौर पर वो ये इस्तेहकाक रखता था कि वो उससे जो कहे वो उसकी इताअत करे। 21 साल की उम्र में वो आयशा आबिदीन की जिंदगी की सबसे बुरी रात थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि वो इसके बाद बुरी रातों की गिनती भी भूलने वाली थी। उस रात एहसन साद का गुस्सा और रवैया सिर्फ उसका गुस्सा और रवैया नहीं था। अगली सुबह आयशा आबिदीन से उसकी फैमिली भी इसी अंदाज में मिली थी। बेहद सर्द महरी, बेहद उखड़ा हुआ लहजा। उसका एहसास जुर्म और बढ़ा था और उसने दुआ की थी कि इस रात वलीमा की तकरीब में उसकी माँ और बहनें ऐसा कोई लिबास ना पहने जिस पर उसे एक और तूफान का सामना करना पड़े। लेकिन शादी के चंद दिनों के अंदर उसे अंदाजा हो गया था कि उसकी फैमिली की खफगी की वजह उसकी अपनी फैमिली का आज़ाद ख्याल होना नहीं था। उनकी खफगी की वजह उन तवक्कुआत का पूरा ना होना था जो वो आयशा की फैमिली से लगाए बैठे थे। शादी सादगी से करने और जहेज या कुछ भी ना लाने का मतलब कुछ भी ना लाना नहीं था। उनको तवक्को थी कि उनके इकलौते और इतने काबिल बेटे को आयशा की फैमिली कोई बड़ी गाड़ी जरूर देगी। आयशा के नाम कोई घर, कोई प्लॉट, कोई बैंक बैलेंस जरूर किया जाएगा, जैसे उनके खानदान की दूसरी बहुओं के नाम था। शादी सादगी से होने का मतलब उनके नजदीक सिर्फ शादी की तकरीबात का सादा होना था। शादी के तीसरे दिन ये गिले शिकवे आयशा से कर लिए गए थे और इस कोशिश के साथ कि वो उन्हें अपनी फैमिली तक पहुंचा दे जो आयशा ने पहुंचा दिए थे। अब शाक्ड होने की बारी उसकी फैमिली की थी। शादी के 3 दिन बाद पहली बार नौरीन ने अपनी बेटी को ये ऑप्शन दिया था कि वो अभी इस रिश्ते के बारे में अच्छी तरह सोच ले। जो लोग तीसरे ही दिन ऐसे मुतालबे कर सकते हैं वो आगे चलकर उसे और भी परेशान कर सकते थे। आयशा हिम्मत नहीं कर सकती थी। अपनी दोस्तों और कजन्स के टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स और छेड़छाड़ के दौरान वो ये हिम्मत नहीं कर सकी थी कि वो माँ से कह देती कि उसे तलाक चाहिए। उसने वो ही रास्ता चुना था जो इस मुआशरे में सब चुनते थे, समझौते का और अच्छे वक्त के इंतजार का। उसका ख्याल था ये सब कुछ वक्ती था, ये चंद मुतालबे पूरे होने के बाद सब कुछ बदल जाने वाला था। और फिर एक बार वो एहसन के साथ अमेरिका चली जाती तो फिर वो और एहसन अपने तरीके से जिंदगी गुजारते। एहसन की फैमिली की सारी शिकायत दूर कर दी गई थी। उसे शादी के 1 हफ्ता बाद एक बड़ी गाड़ी दी गई थी। आयशा के नाम नूरीन ने एक प्लॉट ट्रांसफर कर दिया था और आयशा के नाना ने उसको कुछ रकम तोहफे में दी थी जो उसने एहसन के मुतालबे पर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी थी। वो इसके बाद 2 हफ्तों के लिए हनीमून मनाने बैरून मुल्क चले गए थे। एहसन साद ने पहली बार हनीमून के दौरान किसी बात पर बरहम होकर उस पर हाथ उठाया था। इससे पहले उसने उसे गालियां दी थी।
आयशा आबिदीन से बहुत बड़ी गलती हो गई थी अपनी जिंदगी के बारे में। आयशा ने जान लिया था, हो सकता है उसका शौहर बहुत अच्छा मुसलमान हो, लेकिन अच्छा इंसान नहीं था, और आयशा ने उसका इंतखाब उसके अच्छे मुसलमान होने की वजह से किया था। इस धोखे में जिसमें वो इन बहुत सारे अच्छे मुसलमानों और इंसानों की वजह से आई थी, जो मुनाफिक और दो रुखे नहीं थे। वो 1 महीने के बाद वापस अमेरिका चला गया था, लेकिन इस 1 महीने में आयशा बदल गई थी। वो एक अजीबोगरीब खानदान में आ गई थी, जो बज़ाहिर तालीम याफ्ता और रोशन ख्याल था, लेकिन अंदर से बेहद घुटन ज़दा था। और इस घुटन और मुनाफिकत का मंबी एहसन साद का बाप था। इसका अंदाजा उसे बहुत जल्द हो गया था। एहसन खुद अपने बाप की कॉपी बन गया था और उसे अपनी माँ की कॉपी बनाना चाहता था, जिसे वो एक आइडियल मुसलमान औरत समझता था। वो और उसकी बहनें वो आयशा आबिदीन को उनके जैसा बनाना चाहते थे, और आयशा आबिदीन को बहुत जल्द अंदाजा हो गया था वो आइडियल मुस्लिम औरतें नफ्सियाती मसाइल का शिकार थीं। उस घर के माहौल और साथ के रवैये और मिजाज की वजह से उसकी नंदों के लिए रिश्तों की तलाश जारी थी। लेकिन आयशा को यकीन था जो मयार एहसन और साद उन दोनों के लिए लेकर बैठे थे, उसको सामने रखकर रिश्तों की तलाश और भी मुश्किल थी। आयशा शादी के 2 महीनों के अंदर अंदर इस माहौल से वहशत ज़दा हो गई थी, और इससे पहले कि वो एहसन साद का लिया हुआ हल्फ तोड़कर अपने नाना नानी से सब कुछ शेयर करती और उनसे कहती कि वो उसे इस जहन्नुम से निकाल लें, उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। वो खबर जो इस वक्त उसे खुशकिस्मती लगती, उसे अपनी बदकिस्मती लगी थी। आयशा आबिदीन एक बार फिर समझौता करने पर तैयार हो गई, एक बार फिर इस उम्मीद के साथ कि बच्चा इस घर में उसकी हैसियत को बदल देने वाला था, और कुछ नहीं तो कम अज कम उसके और एहसन साद के ताल्लुक को। तो ये भी उसकी खुशफहमी थी। वो प्रेगनेंसी उसके लिए एक और फंदा साबित हुई। एहसन साद और उसकी फैमिली ने यह फैसला किया था कि वो बच्चे की पैदाइश तक पाकिस्तान में ही रहेगी। आयशा ने 9 महीने जितने सब्र और तहम्मुल के साथ गुजारे थे, सिर्फ वो ही जानती थी। वो हाउस जॉब के बाद जॉब करना चाहती थी, लेकिन उसके ससुराल वालों और एहसन को ये पसंद नहीं था, इसलिए आयशा ने इस पर इसरार नहीं किया। उसके ससुराल वालों को आयशा का बार बार अपनी नानी के घर जाना और उनका अपने घर आना भी पसंद नहीं था, तो आयशा ने ये बात भी बिना चूं चरा के मान ली थी। वो अब किसी सोशल मीडिया पर नहीं थी कि एहसन को खुद हर फोरम पर मौजूद होने के बावजूद ये पसंद नहीं था कि वो वहाँ हो और उसके कॉन्टेक्ट्स में कोई मर्द हो, चाहे वो उसका कोई रिश्तेदार या क्लास फेलो क्यों ना हो। और आयशा ने अपनी बहनों के एतराज़ात के बावजूद अपनी आईडी ख़त्म कर दी थी। उसके पास वैसे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके इजहार के लिए उसे फेसबुक से किसी अकाउंट की ज़रूरत पड़ती। एहसन साद की माँ को ये पसंद नहीं था कि वो अपने कमरे में अकेली बैठे सुबह देर तक सोती रहे। आयशा सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ने के बाद हर हालत में लाउंज में आ जाती थी। घर में मुलाजिम थे, लेकिन सास ससुर की खिदमत उसकी जिम्मेदारी थी और इस पर उसे एतराज भी नहीं था। खाना बनाने की जिम्मेदारी जो उससे पहले खवातीन में तकसीम थी, अब आयशा की जिम्मेदारी थी, और ये भी ऐसी बात नहीं थी जिससे उसे तकलीफ पहुंचती। वो बहुत तेज काम करने की आदी थी और नाना नानी के घर में भी वो बड़े शौक से उनके लिए कभी कभार खाना बनाया करती थी। वो जिम्मेदारियों से नहीं घबराती थी, तजलील से घबराती थी। उस घर के अफराद सताइश और हौसला अफजाई जैसे लफ्जों से नाआशना थे। वो तनकीद कर सकते थे, तारीफ नहीं। वो उस घर में ये सवाल करती तो अपने आप को ही वो अहमक लगती कि उसने खाना कैसा बनाया था।
शुरू शुरू में बड़े शौक से किए जाने वाले इन सवालात का जवाब उसे बेहद तस्हीक आमेज जुमलों और तमस्खुर से मिला था। कभी कभी उसे लगता था कि वो भी नफ्सियाती होना शुरू हो गई है। एहसन साद उसके लिए एक ज़ाब्ता तय कर गया था। वो गलती करेगी तो कागज़ पर लिखकर अपनी गलती का एतराफ़ करेगी, अल्लाह से हुक्म अदूली की मुआफ़ी मांगेगी, फिर उस शख्स से जिसकी उसने नाफरमानी की होगी। हफ्ते में एक बार आयशा ऐसा एक माफ़ीनामा घर के किसी न किसी फ़र्द के नाम लिख रही होती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ये अंदाज़ा हुआ वो माफ़ीनामा भी साद की याद थी। एहसन साद अपना सारा बचपन अपनी गलतियों के लिए अपने बाप को ऐसे ही माफ़ीनामे लिख लिख कर देता रहा था और अब अपनी बीवी के गले में उसने वो ही रस्सी डाल दी थी। आयशा पहले हिजाब करती थी, अब वो हिजाब और दस्ताने भी पहनना शुरू हो गई थी। उसने बाल कटवाना छोड़ दिया था, मेकअप, फेशियल, चेहरे के बालों की सफाई सब कुछ छोड़ दिया था, क्योंकि उस घर की औरतें इनमें से कोई काम नहीं करती थी। वो आइडियल औरतें थीं और आयशा आबिदीन को अपने आप को उनके मुताबिक ढालना था। अपने बाहर को दूसरों के बनाए हुए सांचों में ढालते ढालते आयशा आबिदीन के अंदर के सारे सांचे टूटना शुरू हो गए थे। उसके नाना नानी और फैमिली को ये पता था कि उसके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं थे, लेकिन आयशा उस घर में क्या बर्दाश्त कर रही थी उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। वो इस हल्फ को निभा रही थी जो वो शादी की पहली रात ले बैठी थी। कोई भी उससे मिलने पर, उससे फोन पर बात करने पर उसे कुरेदता रहता, मगर आयशा के पास बताने को कुछ भी नहीं होता था, सिवाय इसके कि वो अपने घर में बहुत खुश थी और उसकी नाखुशी दूसरे की गलतफहमी थी। और इन 9 महीनों के दौरान उसका और साद का ताल्लुक ना होने के बराबर था। वो वापस जाने के बाद बच्चे की पैदाइश तक दोबारा वापस नहीं आया था। उनके दरमियान फोन पर और स्काइप पर बात भी बहुत मुख्तसर होती और इसमें भी तब वक्फा पड़ जाता जब एहसन के घर में कोई उससे खफा होता। अमेरिका में होने के बावजूद घर में होने वाले हर मामले से उसे आगाह रखा जाता था, खास तौर पर आयशा के हवाले से। आयशा को कभी कभी लगता था वो शौहर और बीवी का रिश्ता नहीं था, एक बादशाह और कनीज का रिश्ता था। एहसन साद को उससे वैसी ही इताअत चाहिए थी और वो अपने दिल पर जबर करते हुए ऐसी बीवी बनने की कोशिश कर रही थी जैसी एहसन साद को चाहिए थी। असफन की पैदाइश तक के अरसे में आयशा आबिदीन कुछ की कुछ हो चुकी थी। जिस घुटन में वो जी रही थी उस घुटन ने उसके बच्चे को भी मुतासिर किया था। उसका बेटा असफन नॉर्मल नहीं था। ये आयशा आबिदीन का एक और बड़ा गुनाह था। उसने अपने दोनों हाथों को मुट्ठियों की तरह भेज कर खोला, एक बार, 2 बार, फिर अपनी आंखों को उंगलियों की पोरों से मसला, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, अपनी लंबी टांगों को स्टडी टेबल के नीचे रखे फुट होल्डर पर सीधा करते हुए वो जैसे काम करने के लिए एक बार फिर ताज़ा दम हो गया था। पिछले 4 घंटे से मुसलसल इस लैपटॉप पर काम करते रहने के बावजूद, जो इस वक्त भी उसके सामने खुला हुआ था और जिस पर चमकती घड़ी इस वक्त स्विट्जरलैंड में रात के 2:30 बज जाने का ऐलान कर रही थी, वो डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का की नोट स्पीकर था, जिसकी तकरीर कल दुनिया के हर बड़े चैनल और अखबार की शह सुर्खी बनने वाली थी। 3:40 पर उसने बिलाखिर अपना काम खत्म किया। लैपटॉप को बंद करके वो उठ खड़ा हुआ था। वो मौसम सरमा था और डेविस में सूरज तुलू होने में अभी वक्त था, इतना वक्त कि वो चंद घंटे के लिए सो जाता और चंद घंटों की नींद उसके लिए काफी थी। नमाज के लिए दोबारा जागने से पहले वो उसकी जिंदगी का मामूल था और इतने सालों से था कि उसे मामूल से ज्यादा आदत लगने लगा था।
सोफे के सामने मौजूद सेंटर टेबल पर स्विट्जरलैंड और अमेरिका के कुछ बैनुल अक़वामी जरीदों की कॉपीज पड़ी थीं और उनमें से एक के सरे वर्क पर हुमैन सिकंदर की तस्वीर थी। यंग ग्लोबल लीडर्स 500 की फहरिस्त में पहले नंबर पर विराजमान, अपनी मखसूस शरारती मुस्कुराहट और चमकती हुई आंखों के साथ कैमरा की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए। एक लम्हे के लिए सालार को ऐसा लगा था जैसे वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उस एतमाद, दलेरी और वक़ार के साथ जो उसका खासा था। सालार सिकंदर के होंठों पर मुस्कुराहट लहराई। उसने झुककर वो मैगजीन उठाया था। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पहली बार आ रहा था और दुनिया के इस मुवक्कर फोरम का जैसे नया पोस्टर बॉय था। वहां पड़ा कोई मैगजीन ऐसा नहीं था जिसमें उसने हुमैन सिकंदर या उसकी कंपनी के हवाले से कुछ ना पढ़ा हो। डेविलिशली, हैंडसम, डेंजरसली, मेटिकुलस। सालार सिकंदर के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो हेडलाइन हुमैन सिकंदर के बारे में थी जिससे उसकी मुलाकात कल उसी फोरम में होने वाली थी जहां उसका बेटा भी खिताब करने वाला था। उसने उस मैगजीन को दोबारा सेंटर टेबल पर रख दिया। उसके बेड साइड टेबल पर पड़ा सेल फोन खटका। बिस्तर पर बैठते हुए सालार ने उसे उठाकर देखा। वो वाकई शैतान था। ख्याल आने पर भी सामने आ जाता था। जाग रहे हैं, वो हुमैन सिकंदर का टेक्स्ट था। उसे बाप की रूटीन का पता था। वो खुद भी बेख्वाबी का शिकार था। यस, सालार ने जवाबन टेक्स्ट किया। बड़ी अच्छी फिल्म आ रही थी, सोचा आपको बता दूं। जवाब आया। सालार को उससे ऐसे ही किसी जवाब की तवक्को थी। दूसरा टेक्स्ट आया जिसमें इस चैनल का नंबर भी था जिस पर वो मूवी आ रही थी, उसकी कास्ट के नामों के साथ, जिसमें चार्लीज थेरन का नाम जली हरूफ में लिखा हुआ था। वो बाप को तंग करने के मूड में था। सालार को अंदाजा हो गया था। मुतला करने का शुक्रिया। सालार ने जेरे लब मुस्कुराहट के साथ उसके टेक्स्ट का जवाब दिया। उसकी बात का जवाब ना देना इससे ज्यादा बेहतर था। मैं संजीदगी से शादी करने के बारे में सोच रहा हूं। अगला जुमला बेसरोपा था। सालार सिकंदर गहरी सांस लेकर रह गया। वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग स्टार स्पीकर था जो अपनी तकरीर से एक रात पहले बाप से रात के इस वक्त इस तरह की बेतुकी बातें कर रहा था। वाह क्या बात है, उसे भी TAI में चला दो। उसने उसे जवाबी टेक्स्ट किया और फिर गुड नाइट का मैसेज। खटाक से एक मुस्कुराहट उसकी स्क्रीन पर उभरी थी। दांत निकालते हुए, आई एम सीरियस। सालार फोन रख देना चाहता था लेकिन फिर रुक गया। ऑप्शन चाहिए या अप्रूवल? उसने इस बार बेहद संजीदगी से उसे टेक्स्ट किया। मशवरा। जवाब इसी तेज रफ्तारी से आया। टीवी बंद करके सो जाओ। उसने जवाबन उसे टेक्स्ट किया। बाबा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि रईसा और इनाया की शादी से पहले मेरा शादी करना मुनासिब नहीं, खास तौर पर जब जिब्रील की शादी का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। वो उसके इस जुमले पर अब खटका था। उसकी बातें इतनी बेसरोपा नहीं थीं जितना वो उन्हें समझ रहा था। रात के इस पहर वो फिल्म से अपनी शादी और अपनी शादी से इनाया और रईसा की शादी का जिक्र लेकर बैठा था। तो कोई मसला था, और मसला क्या था, ये सालार को ढूंढना था। तो उसने अगले टेक्स्ट में जैसे कुछ और उगलवाने के लिए दाना डाला। जवाब खासी देर बाद आया। यानी वो अब सोच सोच कर टेक्स्ट कर रहा था। दोनों बाप बेटा जैसे शतरंज की एक बसात बिछाकर बैठ गए थे। तो बस फिर हमें इनाया और रईसा के हवाले से कुछ सोचना होगा। जवाब सोच समझ कर आया था लेकिन मुबहम था। रईसा के बारे में या इनाया के बारे में सालार ने बड़े खुले अल्फाज में उससे पूछा। हुमैन को शायद बाप से इस बेधड़क सवाल की तवक्को नहीं थी।
वो इमामा नहीं था जिसको वो घुमा फिरा लेता था। वो सालार सिकंदर था जो उसकी तरह लम्हों में बात की तह तक पहुंच जाता था। रईसा के बारे में बिलाखिर उसे हथियार डालते हुए कहना पड़ा। सालार के लिए जवाब गैर मुतवक्को नहीं था, लेकिन हैरान वो उसकी टाइमिंग पर हुआ था। तुम खुद रईसा के लिए बात कर रहे हो या रईसा ने तुम्हें बात करने के लिए कहा है? सालार का अगला टेक्स्ट पहले से भी डायरेक्ट था। हुमैन का जवाब और भी देर से आया। मैं खुद कर रहा हूं। सालार को उसके जवाब पर यकीन नहीं आया। रईसा कहीं इन्वॉल्व्ड है? उसने अगला टेक्स्ट किया। जवाब एक बार फिर देर से आया और यकदम सालार को एहसास हुआ कि ये बातचीत दो अफराद के दरमियान नहीं हो रही थी, तीन लोगों के दरमियान हो रही थी, वो हुमैन और रईसा। वो ताखीर जो हुमैन की तरफ से जवाब आने पर हो रही थी, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि वो सालार के साथ होने वाले सवालों जवाब रईसा को भी भेज रहा था और फिर उसकी तरफ से आने वाले जवाबात उसे फॉरवर्ड कर रहा था। वो उन दोनों की बचपन की आदत थी, एक दूसरे के लिए तर्जुमान का रोल अदा करना, और ज्यादातर ये रोल रईसा ही उसके लिए किया करती थी। कोई उसे पसंद करता है, जवाब देर से आया था, लेकिन उसके डायरेक्ट सवाल के जवाब में बेहद डिप्लोमेटिक अंदाज में दिया गया था, और ये हुमैन का अंदाज नहीं था, ये रईसा का अंदाज था। कौन पसंद करता है? हशाम? सालार ने जवाबन बेहद इत्मीनान से टेक्स्ट किया। उसे यकीन था उसके इस जवाबी सवाल ने दोनों बहन भाई के पैरों तले से कुछ लम्हों के लिए जमीन निकाली होगी। उनको ये अंदाजा नहीं हो सकता था कि सालार इतना बाखबर हो सकता है। हस्बे तवक्को एक लंबे वक्फे के बाद एक पूरा मुंह खोले हंसती हुई इस्माइली आई थी। गुड शॉट, ये हुमैन का जवाब था। रईसा से कहो आराम से सो जाए, हशाम के बारे में आमने सामने बैठकर बात होगी। मैं इस वक्त आराम करना चाहता हूं और तुम दोनों अब मुझे मजीद कोई टेक्स्ट नहीं करोगे। सालार ने एक वॉइस मैसेज हुमैन को भेजते हुए फोन रख दिया। वो जानता था इसके बाद वो वाकई भूतों की तरह गायब हो जाएंगे, खास तौर पर रईसा। रईसा सालार की जिंदगी पर अगर कोई किताब लिखने बैठता तो ये लिखे बगैर नहीं रह सकता था कि वो खुशकिस्मत थी। जिसकी जिंदगी में आती थी उसकी जिंदगी बदलना शुरू कर देती थी। वो जैसे पारस पत्थर थी जो उससे छू जाता सोना बनने लगता था। सालार सिकंदर के खानदान का हिस्सा बनने के बाद वो उनकी जिंदगी में भी बहुत सारी तब्दीलियां ले आई थी, और अब हशाम से मुंसलिक होने के बाद उसकी जिंदगी के इस खुशकिस्मती के दायरे ने हशाम को भी अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया था। बहरीन में होने वाले इस तैयारे के हादसे में अमीर समेत शाही खानदान के जो अफराद हलाक हुए थे वो दरअसल बहरीन की बादशाहत के हकदारों की हलाकत थी। पीछे रह जाने वाला वली अहद नौजवान, नातजुर्बाकार और आवाम से बहुत दूर था, और उस हलके में बेहद नापसंदीदा था जो अमीर का हलका था। हशाम के बाप सबा बिन जराह के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अमीर और शाही खानदान के अफराद की तदफीन की तकरीबात में शिरकत के लिए जब बहरीन पहुंचेगा तो बादशाहत का हुमा उसके सर पर आन बैठेगा। बहरीन की कौंसिल के एक हंगामी इजलास में वली अहद को बरतरफ करते हुए बादशाहत के हकदारों की फहरिस्त में बहुत नीचे के नंबर पर बराजमान सबा को अक्सरियती तायीद से बहरीन का नया अमीर नामजद कर दिया गया था। इस ओहदे पर उसे वक्ती तौर पर फायज किया गया था, मगर अगले चंद हफ्तों में कौंसिल ने इस हवाले से हतमी फैसला भी कर दिया था। वली अहद की नामजदगी कौंसिल के अगले इजलास तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी। यही वो खबर थी जो रईसा को हुमैन ने सुनाई थी। खबर इतनी गैर मुतवक्को और नाकाबिले यकीन थी कि रईसा को भी यकीन नहीं आया था, लेकिन जब उसे यकीन आया तो वो पुरजोश हो गई। और अब बुरी खबर क्या है वो भी सुना दो, उसने हुमैन से पूछा था। हशाम और तुम्हारी शादी में
अब बहुत सारी रुकावटें आएंगी, सिर्फ उसके खानदान की तरफ से नहीं, पूरे शाही खानदान की तरफ से। हुमैन ने बिना किसी तमहीद के कहा। वो फिक्रमंद होने के बावजूद खामोश हो गई थी। हश्शाम से उसकी मुलाकात अमेरिका वापसी के दूसरे दिन ही हो गई थी। वो वैसा ही था, बेफिक्र, लापरवाह, अपने बाप के बदले जाने वाले स्टेटस के बारे में ज्यादा दिलचस्पी ना दिखाता हुआ। उसका ख्याल था उसके बाप को मिलने वाला वो ओहदा वक्ती था। चंद हफ्तों के बाद कौंसल उसके बाप की जगह शाही खानदान के उन अफराद में से किसी को उस ओहदे पर फायज करेगी जो जानशीनी की दौड़ में उसके बाप से ऊपर के नंबर पर थे। तुमने अपनी फैमिली से बात की? उसने छूटते ही रईसा से वो ही सवाल किया था जिसके हवाले से वो फिक्रमंद थी। हुमैन से बात हुई मेरी, और हुमैन ने पापा से भी बात की है, लेकिन पापा को हमारे हवाले से पहले ही कुछ अंदाजा था। उन्होंने कहा है वो मुझसे इस इशू पर आमने सामने बात करेंगे, लेकिन हुमैन तुमसे मिलना चाहता है, रईसा ने उसे बताया। हश्शाम से चंद बार सरसरी अंदाज में पहले भी मिल चुका था, लेकिन ये पहली बार था कि हुमैन ने खास तौर पर उससे मिलने की फरमाइश की थी। मिल लेता हूं, मैं तो इतना मसरूफ नहीं रहता, वो रहता है। तुम उससे पूछ लो कि कब मिलना चाहेगा। हश्शाम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उससे कहा था। तुम्हारी फैमिली को मेरी अडॉप्शन का पता है? इस बार रईसा ने बिलाखिर उससे वो सवाल किया था जो बार बार उसके जहन में आ रहा था। नहीं, मेरी कभी उनसे इस हवाले से बात नहीं हुई, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? हश्शाम उसकी बात पर चौंका था। उन्हें एतराज तो नहीं होगा कि मैं अडॉप्टेड हूं? क्यों एतराज होगा? मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पेरेंट्स इतने तंग नजर हैं कि इस तरह की बातों पर एतराज करेंगे। हश्शाम ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं अपने वालिदैन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। हुमैन से उसकी मुलाकात 2 हफ्ते बाद तय हुई थी, मगर इससे पहले ही हश्शाम को एक बार फिर इमरजेंसी में बहरीन बुला लिया गया था। उसके बाप की कौंसल ने मुतफिका फैसले से अमीर के तौर पर तौसीक कर दी थी, और हश्शाम बिन सबा को बहरीन का नया वली अहद नामजद कर दिया गया था। एक खसूसी तैयारे के जरिए हश्शाम को बहरीन बुलाया गया था, और वहां पहुंचने पर यह खबर मिलने पर उसने सबसे पहले फोन पर रईसा को यह इत्ला दी थी। वो बेहद खुश था। रईसा चाहते हुए भी खुश ना हो सकी। वो एक आम आदमी से एकदम एक खास आदमी हो गया था। हुमैन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। हश्शाम बहुत जल्दी में था। उन दोनों के दरमियान सिर्फ 1 आध मिनट की गुफ्तगू हो सकी थी। फोन बंद होने के बाद रईसा के लिए सोच के बहुत सारे दर खुल गए थे। वो परियों की कहानियों पर यकीन नहीं करती थी, क्योंकि उसने जिस फैमिली पर परवरिश पाई थी वहां कोई परियों की कहानी नहीं थी। वहां इत्तफाकात और इनकलाबात नहीं थे। करियर, जिंदगियां, नाम सब मेहनत से बनाई जा रही थी, और रईसा सालार को अपने सामने नजर आने वाली वो परियों की कहानी भी एक सराब लग रही थी। वो एक अरब अमेरिकन से शादी करना चाहती थी, एक अरब बादशाह से नहीं। उसे आसाइशात की होश नहीं थी, और उसकी जिंदगी के मकासद और थे। और चंद दिन पहले तक उसके और हश्शाम की जिंदगी के मकासद एक जैसे थे। अब वो लम्हा भर में रेल की पटरी के वो ट्रैक नहीं रहे थे। मुखालिफ सिम्मत में जाने वाला एक दूसरा ट्रैक हो गए थे। वो बहुत गैर जज्बाती होकर अब हुमैन की उस गुफ्तगू को याद कर रही थी जो उसने हश्शाम के हवाले से की थी, और वो तब की थी जब वो वली अहद नहीं बना था। उसे अब जानना था कि हुमैन हश्शाम के बारे में अब क्या सोचता है। हश्शाम के हवाले से यह खबर भी हुमैन ने ही उसे उसी रात दी थी जब वो सोने की तैयारी कर रही थी। वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मॉन्ट्रियल में था। मैं जानती हूं, उसने जवाबन हुमैन को टेक्स्ट किया। मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी चाहिए या अफसोस करना चाहिए। जवाबन टेक्स्ट आया था। वो उसके मिजाज से वाकिफ था। वो मुस्कुरा दी।
तुम्हारी राय क्या है? उसने जवाबन पूछा। अफसोसनाक खबर है। जानती हूं। उसने हुमैन की टेक्स्ट पर इत्तेफाक किया। जवाबन उसकी कॉल आने लगी थी। इतना भी अपसेट होने वाली बात नहीं है, हुमैन ने हेलो सुनते ही बड़े खुशगवार लहजे में उससे कहा था। वो उसकी आवाज का हर अंदाज पहचानता था। नहीं, अपसेट तो नहीं हो, बस ये सब गैर मुतवक्को है इसलिए। रईसा ने बात अधूरी छोड़ दी। मेरे लिए गैर मुतवक्को नहीं है ये, मुझे अंदाजा था इसका, उसने जवाबन कहा था। तो फिर अब? रईसा ने एक बार फिर अधूरे जुमले में उससे मसले का हल पूछा। तुमने कहा था तुम उस प्रपोजल के हवाले से बहुत ज्यादा जज्बाती नहीं हो। हुमैन ने इत्मीनान से लम्हे भर में तस्वीर का स्याह तरीन पहलू उसे दिखाया, यानी हश्शाम को भूल जाने का मशवरा दिया। तुम वाकई ऐसा सोच रहे हो? रईसा को जैसे यकीन नहीं आया। तुम्हें लगता है मेरी और उसकी शादी नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन उसकी शादी सिर्फ तुम्हारे साथ हो और तुम्हारे साथ ही रहे, ये मेरे लिए ज्यादा बड़ा मसला है। अरब बादशाह हरम रखते हैं, हुमैन ने उसे जताया था। तस्वीर का एक और रुख उसे दिखाया जो उसने अभी देखना शुरू भी नहीं किया था। मैं जानती हूं, उसने मध्यम आवाज में कहा, फिर अगले ही जुमले में जैसे उसका दिफा करने की कोशिश की। लेकिन हश्शाम के बाप ने शाही खानदानों का हिस्सा होते हुए भी दूसरी शादी कभी नहीं की। वो अमेरिका में सफीर रहे हैं, बादशाह कभी नहीं रहे। हुमैन ने तरकी बा तरकी कहा। दोनों के दरमियान खामोशी का एक लंबा वक्फा आया। सो इट्स ऑल ओवर। तो फिर सब खत्म? उसने बिला आखिर हुमैन से पूछा। हुमैन के दिल को कुछ हुआ। वो पहली मोहब्बत थी जो उसने कभी नहीं की थी, मगर उसने पहली मोहब्बत का अंजाम बहुत बार देखा था और अब रईसा को इस अंजाम से दो चार होते देखकर उसे दिली तकलीफ हो रही थी। तुम्हारा दिल तो नहीं टूटेगा? वो बेहद फिक्रमंद अंदाज में उससे पूछ रहा था। रईसा का दिल भर आया। टूटेगा, लेकिन मैं बर्दाश्त कर लूंगी, रईसा ने भराई हुई आवाज में अपनी आंखों में आई नमी पोंछते हुए कहा। हुमैन का दिल और पिघला। सारी दुनिया में तुम्हें यही मिला था? उसने दांत पीसते हुए रईसा से कहा था। मसला शादी नहीं है रईसा, मसला आइंदा की जिंदगी है। कोई गारंटी नहीं है इस रिश्ते में। हुमैन ने एक बार फिर उसके हथियार डालने के बावजूद जैसे उसका दुख कम करने की कोशिश की थी। वो खामोश हो गई। कॉल खत्म हो गई थी, मगर हश्शाम ना रईसा के जहन से निकला था, ना ही हुमैन के। अगले दिन के अखबारात ना सिर्फ बहरीन के नए अमीर और वली अहद की तस्वीरों और ख़बरों से भरे हुए थे, बल्कि इन खबरों में एक खबर नए वली अहद हश्शाम बिन सबा की मंगनी की भी थी, जो बहरीन के हलाक होने वाले अमीर की नवासी से तय पा रही थी। वो खबर हुमैन और रईसा दोनों ने पढ़ी थी और दोनों ने एक दूसरे से शेयर नहीं की थी। कोई तुमसे मिलना चाहता है, वो अगली सुबह थी। सारी रात लॉकअप में जागते रहने के बाद वो नाश्ते के बाद कॉफ़ी का एक कप हाथ में लिए बैठी थी, जब एक ऑफिसर ने लॉकअप का दरवाज़ा खोलते हुए एक कार्ड उसके हाथ में थमाया और कार्ड पर लिखा हुआ नाम देखकर आयशा आबिदीन का दिल चाहा कि काश वहां कोई सुराख होता तो वो उसमें घुसकर छुप जाती। पता नहीं उस शख्स के सामने उसे अब और कितना जलील होना था। दुनिया से गायब हो जाने की ख्वाहिश उसने जिंदगी में कई बार की थी, लेकिन शर्म के मारे उसने पहली बार की थी। वो पुलिस ऑफिसर के साथ वहां आई थी, जहां वो एक अटॉर्नी के साथ बैठा हुआ था, उसकी रिहाई के लिए कागजात लिए जिस पर अब सिर्फ उसके दस्तखत होने थे। जिब्रील और उसके दरमियान रस्मी जुमलों का तबादला हुआ था, एक दूसरे से नजरें मिलाए बगैर। फिर उस अटॉर्नी से उसकी बातचीत शुरू हो गई थी। कागजात, दस्तखत और फिर उसे रिहाई की नवीद दे दी गई थी।
बेहद खामोशी के आलम में वो दोनों बारिश की हल्की फवार में पुलिस स्टेशन से बाहर पार्किंग में गाड़ी तक आए थे। मैं बहुत माजरत खा हूँ, मेरी वजह से बार बार आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निशा को आपको फ़ोन नहीं करना चाहिए था, मैं कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेती, ये इतना बड़ा मसला नहीं था। गाड़ी की फ्रंट सीट पर उसके बराबर बैठे आयशा ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ते हुए बेहद शाइस्तगी से जिब्रील की तरफ देखे बगैर उसे मुखातिब किया था। जिब्रील ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके जुमले में वो आखिरी बात ना होती तो वो निशा की इस बात पर कभी यकीन ना करता। वो ज़हनी दबाव में थी। वो अपने खिलाफ पेरेंटल नेग्लिजेंस के तहत फाइल होने वाले कत्ल के एक इल्जाम को मामूली बात कह रही थी। आपने कुछ खाया है? जिब्रील ने जवाब में बड़ी नरमी से उससे पूछा था। आयशा ने सर हिला दिया। वो अब उसे बताने लगी थी कि वो किसी करीबी बस स्टॉप या ट्रेन स्टेशन पर उसे ड्रॉप कर दे तो वो खुद घर पहुंच सकती है। जिब्रील ने गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी हिदायत सुनी और ठीक है कह दिया, मगर वो वहां रुका नहीं था जहां वो उसे ड्रॉप करने के लिए कह रही थी। वो सीधा उसके घर पहुंच गया था, उस बिल्डिंग के सामने जहां उसका अपार्टमेंट था। आयशा ने उससे ये नहीं पूछा था कि उसे उसके घर का एड्रेस कैसे पता चला। वो उसका शुक्रिया अदा करके गाड़ी से उतरने लगी तो जिब्रील ने उससे कहा, कॉफी का एक कप मिल सकता है? वो ठटकी और उसने पहली बार जिब्रील का चेहरा देखा। घर पर कॉफी खत्म हो चुकी है, मैं कुछ हफ्तों से ग्रोसरी नहीं कर सकी, उसने कहते हुए दोबारा दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। मैं चाय भी पी लेता हूं। जिब्रील ने उसे फिर रोका। मैं चाय नहीं पीती, इसलिए लाती भी नहीं। आयशा ने इस बार उसे देखे बगैर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। पानी तो होगा आपके घर में? जिब्रील अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया और उसने गाड़ी की छत के ऊपर से देखते हुए कहा। इस बार आयशा उसे सिर्फ देखती रही थी। उसका अपार्टमेंट इस कदर साफ सुथरा और खूबसूरती से सजा हुआ था कि अंदर दाखिल होते ही जिब्रील चंद लम्हों के लिए ठटक गया था। जिन हालात का वो शिकार थी वो वहां किसी और तरह के मंजर देखने की तवक्को कर रहा था। आपका ज़ौक बहुत अच्छा है, वो आयशा से कहे बगैर नहीं रह सका। आयशा ने जवाबन कुछ भी नहीं कहा था। अपना लॉन्ग कोट उतारते और दरवाजे के पीछे लटकाते हुए वो लाउंज में सीधा किचन एरिया की तरफ गई। कुछ भी कहे बगैर उसने एक कैबिनेट खोलकर कॉफी का जार निकाल लिया था और फिर पानी गर्म करने लगी। जिब्रील लाउंज में खड़ा उस जगह का जायजा ले रहा था जहां आने वाला कोई शख्स भी ये जान जाता कि उस घर में एक बच्चा था जो उस घर में रहने वालों की जिंदगी का महवर था। लाउंज में बने प्ले एरिया में असफंद के खिलौने पड़े हुए थे। दीवारों पर जगह जगह आयशा और उसकी तस्वीरें। जिब्रील ने नजर चुरा ली थी। पता नहीं इस गिल्ट को वो क्या कहता और उसका क्या करता जो बार बार आयशा आबदीन के बच्चे के हवाले से उसे होता था। उसने मुड़कर आयशा को देखा था। वो बेहद मेकानिकी अंदाज में उसके लिए कॉफी का एक कप तैयार कर रही थी, यूं जैसे वो कोई वेट्रेस थी। पूरे इन्हमाक से एक एक चीज को ट्रे में सजाते और रखते हुए बाकी हर चीज से बेखबर। इस बात से भी कि वहां जिब्रील भी था। वो अब कॉफी की ट्रे लेकर लाउंज में आ गई थी। सेंटर टेबल पर कॉफी के एक कप की ट्रे रखते हुए वो कुछ कहे बगैर सोफा पर बैठकर उससे पूछने लगी, शुगर? मुझे कॉफी कड़वी नहीं लगती। जिब्रील उससे कुछ फासले पर बैठ गया था। क्रीम, मिल्क? आयशा ने शुगर पार्ट छोड़कर बाकी दो चीजों के बारे में पूछा जो ट्रे में रखी हुई थी। ये भी नहीं, मुझे कुछ देर में अस्पताल के लिए निकलना है। जिब्रील ने अब मजीद कुछ कहे बगैर वो कप उठा लिया था
जो आयशा ने मेज पर उसकी तरफ बढ़ाया था। उसने बड़ी खामोशी से कॉफी पी, कप दोबारा मेज पर रखा और फिर अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर मेज पर रखते हुए उससे कहा, इसे आप मेरे जाने के बाद खोलें, फिर अगर कोई सवाल हो तो मेरा नंबर ये है। उसने खड़े होते हुए जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर मेज पर उसी लिफाफे के पास रख दिया। हालांकि मैं जानता हूं आप सवाल नहीं करते, मुझे फोन भी नहीं करेंगे। इसके बावजूद मुझे इसे पढ़ने के बाद आपके किसी सवाल का इंतजार रहेगा। आयशा ने खामोशी से मेज पर पड़े इस लिफाफे और कार्ड को देखा, फिर सर उठाकर खड़े जिब्रील को। दुनिया में ऐसी तमीज और तहजीब वाले मर्द कहां पाए जाते हैं, उसने सामने खड़े मर्द को देखते हुए सोचा था। और अगर पाए जाते थे तो उनमें से कोई उसका नसीब क्यों नहीं बना था। वो खड़ी हो गई थी। जिब्रील को अपार्टमेंट के दरवाजे पर छोड़कर आने के बाद उसने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से झांककर पार्किंग को देखा, जहां वो अभी कुछ देर में नमूदार होता, और फिर वो नमूदार हुआ था। और वो तब तक उसे देखती रही जब तक वो गाड़ी में बैठकर वहां से चला नहीं गया। फिर वो मेज पर पड़े इस लिफाफे की तरफ आई थी। इस सफेद लिफाफे को उसने उठाकर देखा, जिस पर उसका नाम जिब्रील की खूबसूरत तर्ज तहरीर में लिखा हुआ था, मिस आयशा आबिदीन। फिर उसने लिफाफे को खोल लिया